क्वेश्चन पूछने हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स हो गया था अपना। हाँ जी मैम। नीतीश सर को बोला था, फोन उठाया नहीं आ गया अब तक। ये मैं नीतीश सर को फोन आ गई, वो खड़ा है बाहर। एक मिनट में पूछता हूँ, मैं नीतीश सर ने उठा ना लियो कहीं। नीतीश सर को फोन मारना एक बार, कहीं उन्होंने उठा लियो। नीतीश सर को। हाँ। हम्म, हम्म। चलो जी। हेलो हेलो। अब टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ। हाँ जी बेटा। हाँ। डिबेंचर से कंट्रोल नहीं आता। हाँ, आज समझ में आएगा ये। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कौन किसको कंट्रोल करता है, इस बेसिस पे अगर बात करें तो कंपनी कितने तरह की होती है। तो कंपनी होती है दो तरह की। नंबर वन, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, एंड सेकंड, एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। पहले होल्डिंग सब्सिडरी की बात करते हैं। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन बड़ी सिंपल दे रखी है। अ कंपनी विच हैज वन और मोर सब्सिडरी। ऐसी कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा क्या हो, सब्सिडरी हो, तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी क्या होगी, तेरे को दिख कैसा रहा है। हाँ, इसको पूछ रहा हूँ। हाँ, तेरे आगे इतना बड़ा ये भारी भरकम इंसान बैठा, तेरे को दिख कैसे गया, आगे आना है। हाँ। कमाल है यार। ये हमारी क्लास का वैभव सूर्यवंशी है। सब्सिडरी कंपनी क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। थैंक यू दीदी। बताओ, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी हो। तो सब्सिडरी कंपनी क्या होती होगी, जिसकी एक या एक से ज्यादा होल्डिंग हो। वेरी गुड। जब भी दो डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री होती है ना, तो एक क्या करता है, एक डेफिनेशन को तो अच्छे से डिफाइन कर देता है और दूसरी डेफिनेशन को थोड़ा लूज छोड़ देता है। जैसे कल हमने ये पढ़ा था प्राइवेट और पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो प्राइवेट कंपनी को तो अच्छे से डिफाइन कर दिया, जिसके आर्टिकल ऑफिस में 3 रिस्ट्रिक्शन हो, मेंबर 200 से ज्यादा नहीं होंगे, शेयर्स फ्री ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। और पब्लिक कंपनी में क्या लिखा, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। तुम सोचो डेफिनेशन कितनी सिंपल हो जाती। क्या प्राइवेट कंपनी क्या है, जो पब्लिक नहीं हो, और पब्लिक कंपनी क्या होती है, जो प्राइवेट नहीं हो। तो बड़ा अच्छा नहीं हो जाता। जैसे तुम अभी बता रहे हो, मतलब कोई बंदा किसी के घर ढूंढते हुए आ गया सेक्टर 13 में हमारे, तो भाई साहब ये श्यामलाल का घर कहाँ है, रामलाल के घर के सामने। और रामलाल का घर कहाँ है, श्यामलाल के घर के सामने। भाई साहब दोनों घर कहाँ है, आमने सामने, ढूंढ लो, मिल जाएगा एड्रेस। ऐसा तो नहीं मिलेगा ना बेटा। हाँ। तो इसलिए एक जब कॉम्प्लीमेंट्री डेफिनेशन होती है ना, दो डेफिनेशन जो एक दूसरे से अटैच होती है, तो एक डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन को बड़ा अच्छे से डिफाइन कर दिया। क्या, इफ होल्डिंग कंपनी, if holding company has control over the composition of board of directors, हर उस कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहेंगे जो हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को कंट्रोल करता हो।
या फिर हैज एक्वायर्ड more than 50% of voting power of subsidiary company, या होल्डिंग कंपनी ने 50% से ज्यादा वोटिंग पावर एक्वायर कर रखी हो। अच्छा, वोटिंग पावर किसके पास होती है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास या प्रेफरेंस? इक्विटी, पता है ये बेसिक बात तो, ठीक है। यहां पर साथ में लिख दिया एक्वायर्ड, इधर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर सब्सिडरी। अब ये 50% की जो शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है होल्डिंग कंपनी ने, वो कैसे एक्वायर कर रखी है? या तो डायरेक्टली या थ्रू वन और मोर सब्सिडरी, इसको हम इनडायरेक्टली भी बोलते हैं। इन दोनों में से अगर एक काम हो जाए तो हम उनकी सब्सिडरी कंपनी, और जो कंपनी ये काम कर रही है वो हमारी होल्डिंग कंपनी। सर कुछ नहीं समझ में आया, गुड। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो इसको समझना इतना आसान होना भी नहीं चाहिए बेटा। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आती जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1, दोनों चीजों का एग्जाम्पल लेंगे। कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या है, और वोटिंग पावर होल्ड करने का मतलब क्या है। चलो, एक कंपनी है एच लिमिटेड कंपनी, इसने एस लिमिटेड कंपनी की 50% से ज्यादा कैपिटल होल्ड कर रखी है। मोर देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस हेल्ड बाय एच। ठीक है, तो बताइए एक्ट क्या कहता है? एक्ट कहता है भाई साहब ये तो होगी होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग मतलब कंट्रोलिंग होल्डिंग कंपनी, और ये क्या हो गई है इसकी सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। ओके, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। किसी भी कंपनी में कोई भी बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो कौन लेगा? कंपनी किसकी है? नहीं, कंपनी किसकी होती है? मेंबर्स की होती है। कंपनी में जो रूटीन डिसीजन होते हैं वो लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रूटीन मतलब रेगुलर डिसीजन जो होते हैं वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं, बट अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो कंपनी के बाप कौन है, कंपनी के मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाती है। तो बेटा समझो कंपनी में 3 तरह की मीटिंग्स होती है। मीटिंग्स इन कंपनी, एक होती है मेंबर्स की, मेंबर्स मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है, जो कंपनी के मालिक टाइप में है। दूसरे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और तीसरे हुए अदर्स। इनके अलावा एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स। पैसा सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर ने थोड़ी लगा रखा है, हमने भी लगा रखा है भाई। जो मेंबर्स की मीटिंग होती है ना बेटा, उनको बोलते हैं जनरल मीटिंग। इनकी मीटिंग को क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग, शॉर्ट फॉर्म में जीएम। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जीएम। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है उसको हम बोलते हैं बोर्ड्स मीटिंग। क्या बोलते हैं? बोर्ड्स मीटिंग। घर का नाम बीएम, बीएम। और जो ये अदर बंदे हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स, इनकी मीटिंग को हम बोलते हैं क्लास मीटिंग। क्लास का मतलब ही क्या होता है? कैटेगरी। क्लास मीटिंग। ये 3 तरह की मीटिंग होती है कंपनी में। मेंबर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग कहते हैं, और मेंबर प्रेफरेंस होल्डर, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर, इनकी मीटिंग को हम क्या बोलते हैं? क्लास मीटिंग। ऐसा कभी नहीं होता है कि क्लास मीटिंग बुलाई और उसमें सारे आ गए इकट्ठे, प्रेफरेंस होल्डर भी आ गए, डिबेंचर होल्डर भी आ गए, क्रेडिटर भी आ गए। नहीं नहीं नहीं, क्लास मीटिंग में अलग अलग मीटिंग होगी।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर की क्लास मीटिंग अलग, डिबेंचर होल्डर की क्लास मीटिंग अलग, क्रेडिटर्स की क्लास मीटिंग अलग। सही बात है। आपने वर्ड सुना होगा एजीएम, ईजीएम, है ना, वो जनरल मीटिंग है। जनरल मीटिंग में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो पहले क्या प्रपोज होता है? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब एक तरीके से प्रपोजल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स की मीटिंग बुलाकर ये बात रखेंगे कि भाई हम ये करना चाहते हैं, बट हमें आपकी क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। अगर आप परमिशन देते हो तो ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। रिजोल्यूशन होते हैं दो तरह के, एक होते हैं ओआर और एक होता है एसआर। ओआर स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में आ जाएगा आगे। ओआर स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। इसका मतलब अगर 50% से ज्यादा मेंबर्स ने यस कह दिया, 50% से ज्यादा मेंबर ने यस कह दिया तो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एसआर में कम से कम कितने परसेंट वोटिंग चाहिए? 75%। स्पेशल रिजोल्यूशन लिख ही देता हूं मैं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। ओआर एंड एसआर। एग्जाम में ओआर एसआर वर्ड यूज करना अलाउड है। जीएम, बीएम, सीएम, ओआर, एसआर ये वर्ड यूज करना अलाउड है। बोर्ड मीटिंग में एक ही रिजोल्यूशन होता है, बोर्ड्स रिजोल्यूशन। बोर्ड्स रिजोल्यूशन यानी कि मोर देन 50% मेंबर्स ने, यानी कि डायरेक्टर ने अगर यस कह दिया तो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब भी एक्ट में कहीं पर ओआर या एसआर वर्ड लिखा हो तो कौन सी मीटिंग की बात चल रही है? जनरल मीटिंग की बात चल रही है बेटा। बोर्ड मीटिंग के अंदर सिर्फ एक ही रिजोल्यूशन पास होता है, बोर्ड रिजोल्यूशन। मतलब कंपनी में डायरेक्टर्स ने मीटिंग बुलाई, अगर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ने यस कह दिया तो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लास मीटिंग की हम बात नहीं करते, हालांकि क्लास मीटिंग में भी ओआर और एसआर होते हैं, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है तो हम बात नहीं करते इसकी। अपन बात कर रहे हैं सिर्फ जनरल मीटिंग की और बोर्ड मीटिंग की। क्लास मीटिंग में भी ओआर और एसआर होता है। ठीक है, ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब ये समझो कि मान लीजिए कंपनी में कोई डिसीजन लेना, बड़ा डिसीजन लेना है तो जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। हाँ, जनरल मीटिंग में कौन आएगा? मेंबर्स आएंगे। मेंबर्स के सामने प्रपोजल रखा जाएगा, भाई साहब ये काम करना चाहते हैं, परमिशन दे दो तो काम हो जाए। अब मान लीजिए मैं एच कंपनी हूं, मेरे पास आपकी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर है, तो बताओ एच कंपनी एस की मेंबर हुई या नहीं हुई? मेंबर तो हो गए ना। मेंबर बनने के लिए क्या लेना होता है? शेयर। किसके पास है शेयर? एच के पास है। तो एस कंपनी जब भी मीटिंग बुलाएगी तो एच को बुलाएगी या नहीं बुलाएगी? बुलाएगी। आप हमारे मेंबर हो, आपने हमारे शेयर ले रखे, आ जाओ। अब बताओ एच ने अगर यस कह दिया, ओआर प्रपोज हो गया, एच ने अगर यस कह दिया तो काम होगा, होगा क्योंकि 50% से ज्यादा वोटिंग मेरे पास है। तो मैंने कह दिया तो काम होगा, और मैंने ना कह दिया तो वो काम नहीं होगा। दैट इज वाई यू आर कॉल्ड होल्डिंग कंपनी, क्योंकि अब मेरी चलेगी। मैंने कह दिया ये काम करो तो काम होगा, और मैंने कह दिया ना तो काम नहीं होगा। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा है कि मान लीजिए मेरे पास में, यानी कि मैं एच कंपनी हूं और मेरे पास में 60% शेयर है सर, और प्रपोजल आ गया एसआर का, स्पेशल रिजोल्यूशन। तो स्पेशल रिजोल्यूशन में तो कम से कम कितने परसेंट वोटिंग चाहिए? 75%। तो सर अगर वो अकेला हाँ कर दे तो काम तो नहीं होगा, तो बेटा अगर मैं ना कह दूं तो काम होगा भी तो नहीं। अगर एसआर के प्रपोज हो गया और एच ने कह दिया ना, तो क्या वो काम हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 75% वोटिंग चाहिए ना। 60% ने ना कर दिया तो काम हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि अल्टीमेटली किसकी चलेगी? एच की चलेगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। मेरा आपकी कंपनी पे क्या आ गया है? कंट्रोल आ गया है। समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा चले आगे। हाँ, अब आपका ये क्वेश्चन जायज है। अब आपको ये पूछना चाहिए कि सर कौन से केस में ओआर, कौन से केस में एसआर और कौन से केस में बोर्ड रिजोल्यूशन, ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें नहीं देखना, ये कहां लिखा हुआ है? एक्ट में लिखा होता है। ये कंपनी की मर्जी नहीं होती कि इस काम के लिए बोर्ड रिजोल्यूशन पास करवा ले, इसके लिए ओआर, इसके लिए एसआर। इट इज मेंशन्ड इन एक्ट। फॉर एग्जांपल आपको अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है तो एक्ट में लिखा हुआ सेक्शन 13 के अंदर आपको क्या पास करना पड़ेगा? एसआर, स्पेशल रिजोल्यूशन। तो मेंबर्स की मीटिंग बुलाओ और उनके सामने प्रपोजल रखो कि हमारी कंपनी नाम चेंज करना चाहती है, आप परमिशन दो तो चेंज कर ले, नहीं तो नहीं। तो मान लो 70% मेंबर्स ने यस कह दिया नाम चेंज कर लो, तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वहां पर क्या रिक्वायर्ड है? एसआर।
75% कम से कम बंदों की यस चाहिए। अगर मुझे अपनी ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाना है तो सेक्शन 61 में लिखा हुआ है ओआर पास करना होता है। तो वहां पर कितने परसेंट वोटिंग चाहिए? 50% से ज्यादा। तो अगर 50.5% बंदों ने भी यस कह दिया तो काम हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ। अगर मान लीजिए मुझे अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास होता है। क्या पास होता है? बोर्ड रिजोल्यूशन। तो कहता है वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुलाएंगे और डायरेक्टर से पूछेंगे भाई साहब दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करना है, कर जाए शिफ्ट। अगर वो हाँ कर दे तो हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो कौन से काम के लिए एसआर, कौन से काम के लिए ओआर, कौन से काम के लिए बोर्ड रिजोल्यूशन, इट इज मेंशन्ड इन एक्ट, और हमें एक्ट के अकॉर्डिंग चलना होता है। बात समझ में आ गई? गुड। पहला एग्जांपल क्लियर? तो अगर मेरी कंपनी के पास तुम्हारी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर है तो मैं क्यों होल्डिंग कंपनी कहला रहा हूं? ये बात क्लियर हो गई ना? क्योंकि अब आपकी कंपनी में जितने भी मेजोरिटी डिसीजन होंगे, बड़े डिसीजन होंगे, वो सब मैं लूंगा। मैंने हाँ कर दिया तो काम होगा और मैंने ना कर दिया तो काम नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। एग्जाम्पल नंबर 2, एच लिमिटेड कंपनी है, S1 लिमिटेड कंपनी है और एक S2 लिमिटेड कंपनी है। एच के पास S1 के 80% इक्विटी शेयर कैपिटल है। बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? सर एच इज दी होल्डिंग कंपनी ऑफ S1 और ये क्या हुई? सब्सिडरी ऑफ एच। इस बात का मतलब समझ में आ रहा है आपको? अब S1 वही करेगी जो एच चाहेगा। S1 जो है वो एच के अगेंस्ट नहीं जा सकती। लॉजिक क्लियर है? ओके। एच ने 30% इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है। 30% इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है H2 की। बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? सर होल्डिंग सब्सिडी का तो नहीं बन रहा, क्योंकि 50% से क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। S1 ने S2 के शेयर होल्ड कर रखे हैं 30%। अब कोई फर्क पड़ेगा? अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल में बताओ 50% से ज्यादा शेयर कैसे होल्ड कर रखे हैं? डायरेक्टली। आगे क्या लिखा हुआ है? सेकंड वाला एग्जांपल इसी का ही एग्जांपल हो गया। ध्यान से देखो, एच के पास कितने शेयर है S2 के? एच के S2 में कितनी परसेंट शेयर होल्डिंग हुई? 30% डायरेक्ट। 30% डायरेक्ट है और 30% किसके थ्रू है? थ्रू S1 जो कि इसकी सब्सिडी है। तो टोटल कितनी हो गई? जो कि 50% से ज्यादा है। तो बताओ ये क्या बन गई? ये भी बन गई सब्सिडी सर। क्या हुआ? हाँ 30 का 80% नहीं होगा। मैथ नहीं लगाना बेटा, मैथ नहीं लगाना है। अब मैं लॉजिक बता देता हूं इसका। आप तो यूज में होता है। बेटा पीछे वाले कमरे से एक बैटरी लगाना संतोष सर से। ऐसा यूएसए में होता है। यूएसए में परसेंटेज निकलती है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक देखो, जब S2 की मीटिंग होगी तो इस मीटिंग में कौन कौन आएगा? क्या इस मीटिंग में एच आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि एच ने 30% शेयर ले रखे हैं। क्या इस मीटिंग में S1 आएगा? आएगा। तो हाँ, मान लीजिए ओआर प्रपोज हो गया। S2 किससे पूछेगा? एच से पूछेगा और S1 से पूछेगा मालिक बताओ हाँ कि ना। एच कहता है ना। तो मुझे बताओ क्या S1 की औकात है कि वो एच के अगेंस्ट चला जाए? क्यों नहीं है? होल्ड वो कर रहा है भाई, मालिक वो है। तो अगर एच ने हाँ कह दिया तो S1 भी हाँ कहेगा। एच ने ना कर दिया तो S1 भी क्या करेगा? ना कहेगा बेटा। तो बताओ S2 क्या करेगी? जो एच कहेगा। तो एच क्या हो गई इसकी? होल्डिंग कंपनी। दोबारा पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है।
अगर एच कंपनी मेरी कंपनी की 50% से ज्यादा वोटिंग पावर एक्वायर कर लेती है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समझ में आ गया? कितने बच्चों को बात समझ में नहीं आई? हेलो हेलो। हाँ जी बताइए। इसमें कुछ पूछना है? बिल्कुल कर सकती थी। अब इसके पीछे भी लॉजिक है कि क्यों नहीं किया। S2 के शेयर खरीदने थे बॉस, 60% शेयर खरीदने, उसके 60% शेयर खरीदने के लिए 60 करोड़ रुपए चाहिए। एच के बैंक अकाउंट में 30 करोड़ पड़े हैं और S1 के खाते में 30 करोड़ पड़े हैं। अब बताओ कैसे करें? दोनों के बैंक अकाउंट अलग अलग है ना। एच तो S1 की क्या है, मेंबर है, मेंबर अलग, कंपनी अलग, तो अलग अलग ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी ना, इसलिए अलग अलग ट्रांजेक्शन करिए। लॉजिक क्लियर? चलो एक एग्जांपल लो लेते हैं। एग्जांपल अभी तो 3-4 आएंगे, एग्जाम्पल बनाते रहेंगे और आप लोग हाँ या ना बताना कि होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। एग्जाम्पल 3, एच कंपनी है, S1 है, S2 है और S3 है। इसके 80% शेयर मेरे पास है, इसके 60% इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे पास है। तो बताओ ये क्या हुई? सब्सिडरी ऑफ एच। और ये क्या हुई? सब्सिडरी ऑफ एच। और ये क्या हुई? होल्डिंग किसकी? S1 एंड S2। सिंपल। अब S1 ने इसके 30% इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं और S2 ने इसके 25% शेयर होल्ड कर रखे हैं। बताओ क्या यहां पर मैं S3 लिख दूं? यस सर। बताओ H ने S3 के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है नहीं कर रखी है? कर रखी है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। अब लॉजिक समझो, S3 जब भी मीटिंग बुलाएगी किसको बुलाएगी? S1 और S2 को। और ये कहेंगे माई बाप बताओ हाँ कि ना, कहते हम अपने माई बाप से पूछ लेते हैं। कौन है हमारा माई बाप? H। तो ये फोन करेंगे किसको? H को, कि बताओ मालिक हाँ कहनी है या ना कहनी है। H कहेगा हाँ तो हाँ होगी और H कहेगा ना तो ना होगी। तो मतलब ये S3 कंपनी क्या करेगी? जो H कहेगा। तो हु इज होल्डिंग कंपनी? बस यही लिख रखा है बेटा थ्योरी में, देखो कितने सिंपल सी लाइन है। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम के क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम के क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन। हाँ जी बेटा। 30 की जगह एग्जैक्ट 50 होता। ना ना ना, एग्जैक्ट 50 पे कैसे? 50% से ज्यादा। अभी लेंगे, फोर्थ लेंगे एग्जाम्पल, तुम्हारी बात सारी मान लेंगे, अभी पैसे पूरे करवाएंगे तुम्हारे। एग्जाम्पल नंबर 4, लो जी बेटा। S1, S2, S3, 80% इक्विटी, 60% इक्विटी, 70% इक्विटी। ये हुई सब्सिडरी ऑफ H, सब्सिडरी ऑफ H एंड सब्सिडरी ऑफ H। क्लियर है? गुड। एक कंपनी है S4 लिमिटेड, H कंपनी ने इसके 10% शेयर ले रखे हैं, S2 ने 20%, S3 ने 20%। बताइए क्या S4 सब्सिडरी है? यस और नो? नहीं, 50% से ज्यादा, ये तो एग्जैक्ट 50 है।
5%। यस। अब एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे लिखोगे? डेफिनेशन तो लिखनी है कि होल्डिंग सब्सिडरी क्या होती है, पहले तो वो डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको बताना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में सब्सिडरी कैसे बनी, कितने परसेंट डायरेक्ट होल्डिंग है 10 और 45% क्या है, ये कैलकुलेशन करके बतानी है आपको। हो जाएगा, सिंपल है। यस, इट इज द सब्सिडरी ऑफ एच। ओके, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5, ये नोट हो गया ना? एच S1 S2 80% इक्विटी और इसके पास इसकी 60% इक्विटी। लो जी, बताओ ये क्या है? होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग ऑफ, और ये क्या हुई? सब्सिडरी ऑफ एच। ये क्या हुई? सब्सिडरी ऑफ S1। यहां पर मैं ये भी लिख दूं होल्डिंग ऑफ S2। लो जी, पहले इसमें बताओ, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो फिर बता। ये डायग्राम समझ में आ गया? अब मुझे बताओ S2 क्या करेगी? हा? समझ में नहीं आया? एच कंपनी ने किसको होल्ड कर रखा है? S1 को। S1 ने किसको होल्ड कर रखा है? S2 को। तो S1 इज द सब्सिडरी ऑफ H बट होल्डिंग ऑफ S2। तो उसके दो स्टेटस हो गए, S1 होल्डिंग भी है और सब्सिडरी भी है। होल्डिंग किसकी और सब्सिडरी किसकी? अब बताओ H और S2 के बीच में क्या रिलेशन है? होल्डिंग और सब्सिडरी का है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? इट इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ S2। बोलो यस। आ वाला क्वेश्चन, अब देखा जाए तो S2 की कितनी होल्डिंग हो गई? दो हो गई सर, एक S1 और एक H। बट अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी कौन है? हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। अल्टीमेट मतलब फाइनली होल्डिंग कंपनी कौन है? H है, क्योंकि S1 वही करेगी जो H कहेगा। S2 की जब मीटिंग होगी तो उसमें कौन आएगा? H आएगा या S1 आएगा? S1 आएगा जी। बट S1 क्या करेगा? जो H कहेगा। समझ में आया? तो यहां पर बताओ H की S2 में कितने परसेंट शेयर होल्डिंग है? 60%। डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। पॉइंट समझ में आ गया? यही पूछ रहे थे बेटा आप? हाँ जी, क्या चीज? हाँ हाँ, ये लो सब्सिडरी ऑफ एच। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरी कोई होल्डिंग है तो मैं उसकी सब्सिडरी हुआ। हाँ जी बेटा। हाँ, दोबारा बता देंगे, तिबारा भी बताएंगे। एच कंपनी ने S1 के 80% इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं और S1 ने S2 के 60% इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं। अब S2 कंपनी क्या, H और S2 के बीच में क्या रिलेशन है? सब्सिडरी। इनडायरेक्टली H ने इनडायरेक्टली 60% शेयर होल्ड कर रखे मेरे, जो कि 50% से ज्यादा है। तो S2 वही करेगी जो S1 कहेगा और S1 वही करेगी जो H कहेगा। तो अल्टीमेटली S2 क्या करेगी? जो H कहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। कुछ वर्ड है जो आपके सिलेबस में नहीं है बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सुनने को मिलेंगे। फाइनल, अल्टीमेट वर्ड का मतलब क्या है? तो फाइनली होल्डिंग कंपनी कौन है? फाइनली देखा जाए तो S2 के लिए फाइनली होल्डिंग कंपनी कौन है? H है जी। H जो कहेगी वो S1 भी करेगी और हम भी करेंगे। हाँ जी बेटा। क्या आप बताओ? आप होल्डिंग कंपनी हो, आप हो H, ठीक है। S2 कंपनी के शेयर किसने ले रखे हैं? S1 ने। और आपने 50% से ज्यादा शेयर किसके खरीद रखे हैं? S1 के। तो S1 आपके अगेंस्ट कैसे जाएगी? जैसे कि आपके अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर देंगे? हाँ बिल्कुल, जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। क्यों? आधे से ज्यादा पैसे मेरे लगे हुए हैं। बहुत है, रियल लाइफ में ऐसा ही है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की कितनी सारी सब्सिडीज हैं, ठीक है। जैसे उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो रिलायंस रिटेल, रिलायंस रिटेल के अंदर नीचे बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, इसको हम बोलते हैं रियल लाइफ में स्टेप डाउन सब्सिडरी। अगर आपको इसके एग्जांपल देखने हो ना रियल लाइफ के, आज जाके गूगल कर लेना और लिख देना गिव एग्जांपल ऑफ स्टेप डाउन सब्सिडरीज, आपके सामने दुनिया जान के एग्जांपल आ जाएंगे।
अब सोचो इसको स्टेप डाउन सब्सिडरी क्यों बोल रहे हैं, एक स्टेप छोड़ के है। इसे हम क्या बोलेंगे, S1 कौन है, डायरेक्ट सब्सिडरी, इट इज द डायरेक्ट सब्सिडरी। S1 ने, हाँ 30% से कुछ नहीं होगा, 50% से ज्यादा। होल्डिंग सब्सिडरी की बात तब आएगी जब 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रखे हो। ये जो साइड में मैंने ब्लैक कलर में लिखा ना, ये कहीं भी आपको बुक में नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा ये, और थोड़ा बहुत सीए फाइनल में, इंटर में भी नहीं आता इतना। इक्विटी शेयर कैपिटल का वोटिंग पावर सिर्फ किसके पास होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल के पास। प्रेफरेंस होल्डर के पास कभी वोटिंग पावर नहीं होती, एक्सेप्शनल केसेस में होती है। आप जब सीए इंटर में आओगे तो एक सेक्शन आएगा, सेक्शन 47 वोटिंग पावर के ऊपर। नहीं नहीं, पार्टिसिपेटिंग नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो पार्टिसिपेटिंग होते हैं वो नेट प्रॉफिट जो होता है ना, रिजर्व होता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कभी वोटिंग राइट नहीं हो सकता। कंपनी कभी भी ऐसे प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती जिनके पास जनरल मीटिंग में वोट डालने का राइट हो। लॉजिक क्या है, लॉजिक आपके सामने देखो। प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग, सोचो, अरे भाई साहब आपकी मीटिंग अलग होती है, तुम जनरल मीटिंग में आ ही नहीं सकते तो वोट कैसे डाल लोगे। जनरल मीटिंग में सिर्फ कौन आ सकता है, इक्विटी होल्डर। तो जो मीटिंग में आया नहीं उसको वोटिंग राइट कैसे मिल जाएगा बेटा, समझ आई बात, बस यही बात है। तो ना डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता, ना प्रेफरेंस होल्डर के पास होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनकी मीटिंग अलग होती है, जनरल मीटिंग में आ ही नहीं सकते, वोट कैसे डालेंगे, ये लॉजिक है बेटा। और क्लियर हो जाएगा सीए इंटर में सेक्शन 47 जब हम पढ़ेंगे, अगर पहुंचे तो। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा चलो, इसको हम बोलते हैं लेयर सिस्टम। ये लास्ट वाला जो एग्जांपल है इसको हम क्या बोलते हैं, लेयर, एक के नीचे एक लेयर। ये मैक्सिमम 2 ही हो सकती है बेटा। कितनी हो सकती है, 2। कितनी लेयर दिख रही है यहां पर, 2 है। S1 एक लेयर, S1 के नीचे एक लेयर और, ठीक है, S2, इसे हम बोलते हैं सेकंड लेयर। अच्छा S3 होती तो इसके नीचे, S2 ने अगर S3 के शेयर होल्ड कर रखे होते 50% से ज्यादा, तो वो भी किसकी सब्सिडी हो जाती। लो मैं लिख देता हूं, अभी हाथ रुक तो जाओ, मैं ही तो बताऊंगा क्यों नहीं हो सकती। लो जी, ये सब्सिडरी सपोज करो ऑफ S2, तो बताओ S3 क्या करेगी, जो S2 कहेगी, कि मेरी होल्डिंग कंपनी कौन है, S2, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं 70% इक्विटी शेयर होल्ड करके सपोज करो। और S2 क्या कहेगी, जो S1 कहेगी, और S1 क्या कहेगी, जो H आएगा। तो अल्टीमेटली ये S3 की भी होल्डिंग हो गई। कितनी भी हो सकती है, एक्ट में लिखा हुआ है 7 लेयर हो सकती है, प्रोविजन में आगे लिखा हुआ है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। जहां पर वर्ड आ जाता है प्रोविजन में एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, रूलिंग पार्टी डिसाइड करेगी। और अभी फिलहाल कितनी लेयर अलाउड है, 2। बताएंगे, सारा बताएंगे। स्पेशल केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, परमिट कर सकती है। जैसे मान लो गवर्नमेंट कंपनीज है, तो गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर अलाउड है 2 से ज्यादा लेयर अलाउड है। ये जो लेयरिंग बनाई जाती है, ये ट्रांजेक्शन को घुमाने के लिए बनाई जाती है। जब तुम वही बात, एक क्वेश्चन पूछा देखने कि सर डायरेक्ट भी तो खरीद सकता है, तो ये सारा तामझाम किस लिए, ट्रांजेक्शन घुमाने के लिए। ये कहीं पर मुशायरा चल रहा था, मुशायरा समझते हो, शायरी, ठीक है, तो कोई शायर आ गया और वो शायरी सुनाने लग गया, कुत्ते की पूंछ पर कुत्ता। सबने कहा वाह वाह, कुत्ते की पूंछ पर कुत्ता। सबने कहा वाह वाह, उस कुत्ते की पूंछ पर एक और कुत्ता। सबने कहा वाह, कुत्ता, कुत्ते की पूंछ पर कुत्ता, फिर उस कुत्ते की पूंछ पर कुत्ता, और उस कुत्ते की पूंछ पर एक और कुत्ता। वाह वाह, कुत्ते की पूंछ पर कुत्ता, उस कुत्ते की पूंछ पर कुत्ता, उस कुत्ते की पूंछ पर एक और कुत्ता, और उस कुत्ते की पूंछ पर एक और कुत्ता। सबने कहा भाई क्या शायरी है, क्या शायरी छोड़, बैलेंस देख। तो कहते ये क्या बना रखा भाई, कुत्ते की पूंछ पर कुत्ता, कुत्ते की पूंछ पर कुत्ता। तो ट्रांजेक्शन घुमाने के लिए होती थी बेटा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम डिसाइड करेंगे मैक्सिमम कितनी लेयर हो सकती है। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं हो सकती ना, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं हो सकती, आप पॉलिसी नहीं बना सकते ये।
आप अपने जब शेयर किसी को इश्यू नहीं करोगे, अलॉट ही नहीं करोगे, तो ले कैसे जाएगा? नहीं कर सकते इस तरह का डिसीजन, ये एक्ट के खिलाफ हो जाएगा। ये आपकी जो पॉलिसी है, आप एक सिंपल सी चीज समझो ना, मैं ये लिख के कैसे दे दूं कि हम नहीं देंगे? प्रैक्टिकली भी नहीं होगा, हो सकता ऐसा। जो चीज लॉ में नहीं है वो प्रैक्टिकली कैसे हो जाएगी? ठीक बात है ना? हाँ, अगर कोई कंपनी चाहती है कि हमारी कोई होल्डिंग ना बन जाए, तो उस केस में प्रमोटर क्या करेगा? प्रमोटर अपने पास ज्यादातर शेयर रखता है, 60% 70%। जब मार्केट में शेयर ही नहीं होंगे किसी और बंदे के पास में, तो होल्ड कैसे कर लेगा हमें? ठीक है। जब थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना, तो इस तरह की होती है चीजें। आप मान लो आप मेरी कॉम्पिटिटर कंपनी हो, तो मैं मार्केट से धीरे धीरे आपके शेयर उठाना शुरू कर दूंगा, 1%, 2%, 3%, ऐसे करते हुए जिस जिस दिन मेरे पास 50% से ज्यादा शेयर आ गए, मैं आपकी होल्डिंग कंपनी बन गया। अब आपकी कंपनी का डिसीजन मैं लूंगा, तो आपकी कंपनी में मैं ऐसे डिसीजन लूंगा कि आप मेरी पॉलिसीज को क्रॉस ना कर सको। इसको हम बोलते हैं होस्टाइल टेक ओवर। इसको हम क्या बोलते हैं? होस्टाइल टेक ओवर। ये थोड़ा आगे के समय में आएगा। यही वजह है कि जब किसी कंपनी के अंदर आपकी शेयर होल्डिंग 5% से ज्यादा हो जाती है, तो आपको एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन भेजनी पड़ती है सेबी के अंदर कि मेरे इस कंपनी में 5% से ज्यादा शेयर होल्डिंग हो चुकी है। बिना बताए आप ऐसे शेयर होल्ड नहीं कर सकते, होस्टाइल टेक ओवर होने नहीं देंगे। क्या चीज? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों, सब्सिडरी के थ्रू भी। ये सेबी की रिक्वायरमेंट है, कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये होस्टाइल टेक ओवर रोकने के लिए होता है। बट ये सारी बातें समझ में आएगी आपको आगे। अगर आप सीएस करोगे तो, सीए में नहीं है। सेबी गाइडलाइन सबसे ज्यादा कहां है? सीएस में। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने कर रखी है। ठीक है, ओके। बताओ मैक्सिमम कितने लेयर अलाउड है? 2। फिलहाल कितनी लेयर परमिट है? 2 लेयर्स आर परमिटेड। फिलहाल इतनी ही परमिटेड है। ठीक है। तीसरी लेयर गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट अगर प्रिस्क्राइब करेगी तो बना सकते हो, नहीं तो नहीं। ठीक है। हालांकि ये देखो, इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ना आपके सिलेबस से कोई लेना देना है। डायरेक्ट सब्सिडरी क्या होती है, स्टेप डाउन सब्सिडरी क्या होती है, इन सबको पता है क्या बोलेंगे? S1, S2, S3, इनको बोलते हैं फेलो सब्सिडरी। जिनकी होल्डिंग कंपनी कॉमन होती है, उन सभी सब्सिडरी कंपनीज को क्या कहा जाता है? फेलो सब्सिडरी। जैसे यू आर क्लास फेलो, आप सब लोग क्लास फेलो हो, क्यों? क्योंकि आपका टीचर कॉमन है। तो सेम ऐसे ही जिन कंपनीज की होल्डिंग कंपनी सेम होती है, उन सबको क्या कहते हैं? फेलो सब्सिडरी। हम सब क्लास फेलो हैं, हमें कंट्रोल करने वाला बंदा एक है। प्रैक्टिकल लाइफ में इनको बोला जाता है सिस्टर कंसर्न्स। सुना है कभी ये नाम? नहीं सुनो, कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। जब आर्टिकलशिप वगैरह में जाओगे ना, तो इस तरह के नाम सुनने बड़े कॉमन होंगे मार्केट के अंदर कि वो सिस्टर कंसर्न है। आपको तो सिस्टर कंसर्न मतलब होल्डिंग कंपनी सेम है। कंपनीज को फीमेल माना जाता है। कंपनीज को क्या माना जाता है? फीमेल। तो एक कंपनी, होल्डिंग कंपनी यानी कि माँ, जिनकी माँ कॉमन है, वो दोनों क्या हुई? बहनें। फेलो सब्सिडरी। सिस्टर कंसर्न, कंसर्न मतलब कंपनी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल वर्ड है, फेलो सब्सिडरी या सिस्टर कंसर्न। चले आगे। पेपर में पूछेंगे नहीं तुमसे पेपर में पूछेंगे नहीं आपसे इसका क्वेश्चन, बट प्रोविजन में लिखा हुआ है कि कितनी लेयर हो सकती है होल्डिंग सब्सिडरी की? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। होगी, आपको तो इतना लिखना है कि होगी, क्योंकि वहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। 7 हो सकती है और एज मे बी प्रिस्क्राइब। फिलहाल प्रिस्क्राइब कितनी है? 2। ये आपके प्रोविजन में नहीं लिख रखा। हाँ, तभी कह रहा हूं ये पूछेंगे नहीं। आईसीआई वही क्वेश्चन पूछती है जो प्रैक्टिकल हो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। आईसीआई इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछती। यही डिफरेंस है बीकॉम में, एमबीए में और सीए में। सीए कोर्स में आपकी नॉलेज इस लेवल तक की पहुंच जाती है कि कोई भी बीकॉम या एमबीए वाला बंदा आपकी नॉलेज को मैच ही नहीं कर सकता। ऑडिट करने की पावर सिर्फ सी के पास क्यों है? सोचो आप। जो नया टैक्स कोड आया, आपको पता है क्या नया टैक्स कोड आ चुका है? इनकम टैक्स का। पहले इनकम टैक्स एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया 2025। जब ये एक्ट बन रहा था ना, इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, तब सीएस और सीएमए वाले बहुत खुश थे। उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशन भेज रखी थी कि भाई साहब टैक्स की नॉलेज हमें भी है, हमारे सिलेबस में टैक्स है।
और हम कहीं से भी सीए से नीचे नहीं है टैक्स के मामले में। तो टैक्स ऑडिट की पावर हमें भी दी जाए। टैक्स ऑडिट होती है, जिनके पास अच्छी खासी कमाई होती है उनकी टैक्स ऑडिट होती है बेटा। टैक्स ऑडिट की पावर फिलहाल किसके पास थी? सीए के पास थी। तो उन्होंने कहा, सीएस और सीएमए ने बड़े खुश हुए कि इस बार हम काफी होपफुल है कि गवर्नमेंट हमारी प्रेजेंटेशन को कंसीडर करेगी और नए इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स ऑडिट की पावर सीएस और सीएमए को भी दी जाएगी। नहीं दी गई, नहीं दी गई। छाती पीट के रह गए बेचारे। हाय राम, ये ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, मैं डिस्ग्रेस नहीं कर रहा हूं किसी कोर्स को, बट ये गवर्नमेंट ने कहा है कि जो टैक्स की बारीकियां है ना, वो सीए को ज्यादा पता होती है सीएस और सीएमए के मुकाबले। तो हम आपको ये पावर अभी डेलीगेट कर नहीं सकते। मैं डिस्ग्रेस नहीं कर सकता इनको भाई, मैं खुद सीएस और सीएमए भी हूं तो वो उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? दिस इज अ फैक्ट, दिस इज द फैक्ट, ये फैक्ट है अब जैसे अगर हम बात करें, सेक्रेटरियल ऑडिट भी होती है कंपनीज की, सेक्शन 204 में सेक्रेटरियल ऑडिट होती है कंप्लायंस ऑफ लॉ की, वो सिर्फ सीएस कर सकता है, वो सीए नहीं कर सकता, क्योंकि जितने लॉ सीएस में आते हैं उतने सीए में नहीं आते बेटा। सीएस में भर भर के लॉ दे रखे हैं। इस तरह एक कॉस्ट ऑडिट होती है सेक्शन 148 में, वो सिर्फ और सिर्फ एक सीएम में कर सकता है, क्योंकि कॉस्टिंग की और एफएम की सबसे ज्यादा नॉलेज किसको होती है? सीएमए को। तो वहां पर मैं उनकी तारीफ भी तो कर रहा हूं ठीक है, तो अलग अलग दे रखी पावर, बट कंपनी ऑडिट की पावर और टैक्स ऑडिट की पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सीए के पास है। सब में आया? और सब ज्यादा काम ही इसी में आता है, तभी तो मैं अपने नाम के आगे क्या लगाता हूं? सीए। आज तक मैंने अपने नाम के आगे सीएस या सीएमए नहीं यूज किया, एडवोकेट भी यूज नहीं किया, क्योंकि सब ज्यादा काम किस में आता है? सीए में आता है बेटा। टैक्स ऑडिट सिर्फ सीए कर सकता है। टैक्स ऑडिट किसकी होती है? इंडिविजुअल की भी होती है, पार्टनरशिप फर्म की भी होती है, कंपनी की भी होती है, ट्रस्ट की भी होती है, सबकी होती है टैक्स ऑडिट। तो कंपनी ऑडिट कौन कर सकता है? सिर्फ सीए। और कंपनी ऑडिट कौन सी कंपनी की होगी? सभी कंपनी की, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, ओपीसी हो, स्मॉल कंपनी हो, कुछ भी हो। सेक्रेटरियल ऑडिट सभी कंपनियों की नहीं होती, कॉस्ट ऑडिट सभी कंपनियों की नहीं होती। तो स्कोप ऑफ वर्क सब ज्यादा किसका होता है? सीए का होता है। सब ज्यादा मेहनत भी सीए में। 4 अटेम्प्ट लगे थे मेरे सीए में, बाकी किसी में नहीं लगे थे, बाकी किसी कोर्सेज में अटेम्प्ट नहीं लगे थे, सिर्फ सीए में लगे थे। तो सीए में अटेम्प्ट लग भी सकते हैं, ठीक है ना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू यू आर नॉट कैपेबल टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सेटबैक आ सकता है, कमियां ढूंढो, उस पर काम करो, यू विल डेफिनेटली बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वन डे। और जिस दिन सीए बन गए, नॉलेज का कोई मैच नहीं है बेटा, नॉलेज का मैच नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, ज्ञान बहुत हो गया, आगे बात करते हैं। हाँ, अब बताइए, क्या आपको ये लाइन समझ में आई? ये वाली बात क्लियर है? गुड, बहुत अच्छी बात। अब रहेगी ये वाली बात, कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? आपने कभी ये वर्ड सुना है, कॉम्पोजिशन? फॉर्मेशन, किस चीज से मिलकर बनी है कोई चीज। हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके पीछे कॉम्पोजिशन लिखी होती है, इसके अंदर ये चीजें मिलाई हुई, इतने ग्राम मिलाई हुई है। कॉम्पोजिशन, बनावट, संरचना। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या? आपकी कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर है। अच्छा, डायरेक्टर में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में फर्क सबको पता है। अगर मैं बोल रहा हूं डायरेक्टर, तो उसका मतलब एक इंडिविजुअल बंदे की बात कर रहा हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब ग्रुप। कंपनी कभी भी एक बंदे के हाथ में नहीं होती। प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 2, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3। और अगर आपकी कंपनी का लेवल अच्छा है तो फिर डायरेक्टर ज्यादा ही होते हैं। जहां आपको लगेगा कंपनी में काम ज्यादा है, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर बढ़ा लो भैया, क्योंकि मैनेज तो उनको ही करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? आपकी कंपनी के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? मैं डिसाइड करूंगा, पावर, मेरे पास पावर है टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ
डायरेक्टर्स। अगर मेरी कंपनी के पास पावर है कि मैं आपकी कंपनी के सारे डायरेक्टर या ऑलमोस्ट डायरेक्टर, मेजोरिटी मतलब आधे से ज्यादा, आपकी कंपनी के सारे डायरेक्टर या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को मैं या तो अपॉइंट कर सकता हूं या हटा सकता हूं, तो मैं आपकी कंपनी की क्या हुआ, होल्डिंग कंपनी। क्योंकि कंपनी में रूटीन डिसीजन कौन लेता है, डायरेक्टर्स। और आपके डायरेक्टर अगर मेरे इशारे पे चलेंगे तो इसका मतलब कंपनी मेरे इशारे पे चल रही है, और मेरे इशारे पे चल रही है तो मैं क्या हूं, होल्डिंग कंपनी। सर ये समझ तो आ गया। अब ये पावर मिलेगी कैसे, कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर। कैसे अपॉइंट करते हैं, सर जनरल मीटिंग बुला के ओआर पास करके। तो अगर मेरे पास में 50% से ज्यादा शेयर है आपकी कंपनी के, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसका मतलब मैं आपकी कंपनी के सारे डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता हूं या हटा सकता हूं, तो मैं आपकी कंपनी की क्या बन गया, होल्डिंग कंपनी। थोड़ा एक तरीका और भी हो सकता है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक बैंक है, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। ये एग्जाम्पल थोड़ा हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल मतलब थोड़ा इमेजिनरी है, सेक्शन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। हाइपोथेटिकल का मतलब प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, आजकल नहीं होता, बट प्रोविजन में आज भी लिखा हुआ है। एचडीएफसी बैंक है और एक कंपनी है, एक एबीसी लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी के अंदर टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 100 करोड़ की। ये कंपनी बैंक के पास जाती है और कहते भैया हमारे पास बिजनेस प्रोजेक्ट है, कहता अच्छा, और 100 करोड़ रुपए चाहिए। बैंक कहता मुझसे कितना लोन चाहिए, क्या 60 करोड़ दे दो आप। अच्छा टोटल 100 में से 60 करोड़ मेरे, लोन, शेयर कैपिटल नहीं। आप खुद सोचो ना, अगर एक कंपनी की 100 करोड़ की कैपिटल में से 60 करोड़ की कैपिटल मेरे पास है, तो मैं तो होल्डिंग बन गया ना, 60% से ज्यादा इक्विटी शेयर मेरे पास हो गए। हाँ अब तो ये क्या है, ये तो लोन है, कैपिटल थोड़ी है सर, ये तो लोन है। तो क्या ये बैंक इसकी एचडीएफसी बैंक इसकी होल्डिंग है, नहीं है। ओके, और इस लोन के साथ में कंडीशन लगाई गई, लोन एग्रीमेंट तो होगा। लोन एग्रीमेंट क्या होगा बेटा, जिसमें टर्म एंड कंडीशन होती है कि लोन जो आपको दे रहा हूं कितने साल के लिए दे रहा हूं, कितना ब्याज लूंगा आपसे, हर महीने ब्याज कितना दोगे आप, अगर आपने ब्याज नहीं दिया तो क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बातें होती है इसमें। ये है लोन एग्रीमेंट। गुड। इस लोन एग्रीमेंट में एक पावर ले ली मैंने, इस लोन एग्रीमेंट में एचडीएफसी बैंक ने एक पावर ले ली है, एचडीएफसी बैंक, कि अगर आपने हमारा इंटरेस्ट पे नहीं किया, अगर आपने हमारा इंटरेस्ट पे नहीं किया और 6 महीने से ज्यादा पे नहीं किया, ओके, इसका मतलब हमारा पैसा डूबने का खतरा है। इफ कंपनी फेल्स टू पे इंटरेस्ट फॉर मोर देन 6 मंथ, अगर कंपनी ने इंटरेस्ट पे नहीं किया 6 महीने से ज्यादा का, तो भैया हमारी जो कंपनी है, हमारा जो बैंक है, बैंक कैन अपॉइंट, हम अपने डायरेक्टर भेजेंगे बस फिर, ताकि आपकी कंपनी को हम मैनेज कर सके। बैंक कैन अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। बताओ ये कंडीशन एचडीएफसी बैंक ने क्यों लगाई, हमारे पैसे नहीं आ रहे, इसका मतलब कंपनी में गड़बड़ चल रही है, तो कंपनी के अंदर इन डायरेक्टर को हटा के हमारे डायरेक्टर भेजो भैया, हम ये देखना चाहते हैं कंपनी में क्या गड़बड़ है, हमारा पैसा सेफ है या नहीं है, हम रुके या ना रुके। अब हमारे डायरेक्टर जाएंगे, वो देखेंगे कंपनी ठीक ठाक है बॉस, पहले कुछ गड़बड़ इन डायरेक्टर ने कर रखी है, बट कोई बात नहीं, हम कंपनी संभाल लेंगे, तो ओके है, चला चलने दो कंपनी। अगर वो डायरेक्टर जाके ये कह देंगे कि भैया नहीं नहीं नहीं, इस कंपनी में मोटी गड़बड़ है, इनका बिजनेस फेल हो रहा है, तो एक काम करो, इन कंपनी की एसेट बेचो और हमारा पैसा रिकवर करो। ऐसे डायरेक्टर को बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। ऐसे डायरेक्टर को क्या कहा जाता है, नॉमिनी डायरेक्टर्स। जब शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं तो वो सिंपल डायरेक्टर है,
जब शेयर होल्डर के अलावा कोई बंदा डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, बैंक अपॉइंट कर रहा है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? नॉमिनी डायरेक्टर्स। अगर मेरे पास ये पावर आ गई तो बताओ उस दिन से एचडीएफसी बैंक क्या बन जाएगा? आपकी होल्डिंग कंपनी बन जाएगा। अगर मेरे पास पावर आ गई कि मैं आपकी कंपनी के ज्यादातर डायरेक्टर को या सारे डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता हूं या हटा सकता हूं, उस दिन से मैं तुम्हारी क्या बन जाऊंगा? होल्डिंग कंपनी। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है? लो जी। बट कोई भी कंपनी आजकल ऐसी पावर देती नहीं है, प्रोविजन में लिखा हुआ आज भी, बट प्रैक्टिकली कोई भी कंपनी ऐसी पावर नहीं देती। वो ये कहती है आप एक या दो नॉमिनी डायरेक्टर अपने अपॉइंट कर लेना, बट हम आपको अपनी कंपनी का होल्ड नहीं देंगे। पॉइंट समझ में आ गया? चलो आगे आते हैं। किसकी? हाँ, जो मीटिंग में प्रेजेंट होंगे, जो मीटिंग में होंगे। दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। बैंक अपने हिसाब से। हाँ, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर है तो मिलेगी पावर। 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। हो सकता है वो ये भी कहते कि हमें नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं करने, भैया हमारे पैसे दे देना बस, फिर हम 5 या 10 साल तक नहीं रुकेंगे, हमें हमारा पैसा इमीडिएटली चाहिए। ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडी कंपनी। क्लियर हो गया? सेकंड पे आ जाओ। सेकंड छोटा सा है, एसोसिएट कंपनी। बट ये एसोसिएट कंपनी तुम लोगों के लिए वार्निंग है। एसोसिएट कंपनी। अच्छा, होल्डिंग होल्डिंग का मतलब क्या हुआ? जो आपको कंट्रोल करे, बेसिकली बाप, बेसिकली बाप। एसोसिएट वर्ड कभी सुना आप लोगों ने? पहले कभी सुना हो? क्या होता है एसोसिएट का मतलब? पार्टनर टाइप। गुड। पार्टनर लीड करता है, सेम लेवल होता है। वैसे जनरल वर्ड कि वो मेरा एसोसिएट है, रिलेटेड, साथी। एसोसिएट का मतलब क्या होता है? जो साथ दे। होल्डिंग क्या होता है? साथ नहीं देता, कंट्रोल करता है। जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। एसोसिएट हो जो साथ दे। जैसे आपका भाई है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, ठीक है, वो आपके साथ देते, वो एसोसिएट है। आपका बड़ा भाई आपका बाप नहीं है। आपका बड़ा भाई आपको कहे बेटा पढ़ ले, आपका तो चुपचाप काम कर ले तेरा, मैं पापा को बता दूंगा किस किस से फोन पे बात करता है तू। बाप बनने की जरूरत नहीं है। कर सकते हैं ना इस तरह बात? आपकी बड़ी बहन आपको कुछ कहे, आपको सलाह ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो आप कर सकते हो ना उनकी, मैं नहीं मानता तेरी बात। बाप आगे कहता बेटा पढ़ ले, आप उनको बोल के दिखा दो, पापा आप अपना काम कर लो ना यार, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को। उसी टाइम आपकी गर्दन पकड़े बाहर निकाल देंगे। सही बात है ना? तो एसोसिएट होना और कंट्रोलिंग कंपनी होना अलग चीज है। एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है मेरा दूसरी कंपनी में। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बट नॉट होल्डिंग कंपनी। मेरा दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बट मैं होल्डिंग कंपनी नहीं हूं। एक मिनट, अब यहां पर दो वर्ड आ गए। एक तो वर्ड आ गया सिग्निफिकेंट, एक आ गया वर्ड इन्फ्लुएंस। बताओ दोनों वर्ड का मतलब क्या है? पहले तो इन्फ्लुएंस का मतलब। इन्फ्लुएंस का मतलब है असर। मेरा उस कंपनी में कुछ प्रभाव है, इफेक्ट है। मतलब अगर मैं ऐसा कहूं तो शायद वो काम हो जाए। हो जाएगा ऐसा नहीं है, शायद। क्योंकि हो जाएगा तो वो कौन है? वो तो होल्डिंग है, कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। एक है कि भाई मेरी अच्छी चलती है कंपनी में। सिग्निफिकेंट का मतलब है बुक, बिग, इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मटेरियल। अभी एक ना बड़ा जनरल वर्ड होता है कि मेरा उस कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। भाई सिग्निफिकेंट को डिफाइन कर दे। 5%, 10%, 20%, कितना? ठीक बात है ना? यहां पर सिग्निफिकेंट को डिफाइन कर दिया, एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर। बट नॉट मोर देन 50%।
क्योंकि 50% से ज्यादा हो गया तो होल्डिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल इसका क्या है, जॉइंट वेंचर। आपने इस तरह के वर्ड सुने होंगे, जॉइंट वेंचर। हम एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहे, हम साथी हैं, ठीक है। थोड़ा समझते हैं इस चीज को। ये लिख लिया, फिक्स मिनिमम एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे। ए लिमिटेड कंपनी है, बी लिमिटेड कंपनी में मेरे 15% वोटिंग पावर है। बताइए, क्या ये ए लिमिटेड होल्डिंग है? क्या ये एसोसिएट है? सोचो बताओ। सर ना होल्डिंग ना एसोसिएट। सर 25% हो तो? सर होल्डिंग तो नहीं हो, एसोसिएट हो। अगर 55% हो तो होल्डिंग हो, एसोसिएट नहीं हो। कितने बच्चों को थर्ड बात अजीब लग रही है? सर पहली दूसरी तो क्लियर है, थर्ड बात अजीब लग रही है। 55% होल्डिंग तो है, एसोसिएट क्यों नहीं है? वो लिखा हुआ है डेफिनेशन में, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर 50% से ज्यादा नहीं है तभी वो एसोसिएट है। अगर 50% से ज्यादा तो एसोसिएट नहीं, फिर वो होल्डिंग है, फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं, फिर क्या है, कंट्रोल है। पूरा 50% हो तो एसोसिएट। बाप एक हो सकता है, भाई 2-3 भी हो सकते हैं। अगर मान लो एक कंपनी के 50-50% शेयर दो बंदों ने ले लिए, तो दोनों क्या है, एसोसिएट है, दोनों होल्डिंग नहीं है। कौन समझ में आ रहा है? अब बात उठती है कि सर ऐसी डेफिनेशन क्यों? ये लिख लिया। अब ये स्कैम आपके साथ हो सकता है, पूरे पूरे चांसेस, अब बच के रहना, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, ठीक है। आपके दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, आपने कहा पापा मैं बर्थडे पार्टी में जा रहा हूं और मैं कल आऊंगा, ठीक है। रात को बर्थडे पार्टी एंजॉय करके वहीं पापा थक जाएंगे तो सोच रहे हैं कि वहीं पढ़ लूंगा, सुबह आ जाऊंगा। बेटा वो आपका बाप है, ऐसी बर्थडे पार्टी उन्होंने बहुत एंजॉय की होगी। ससुरा भी कभी दामाद था, जैसे सास भी कभी बहू थी, उस तरह ससुरा भी कभी दामाद था, ठीक है। अगले दिन आप आओगे, अब अगले दिन आपके पापा आपको साथ में बिठाएंगे, बेटा बैठ, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, अब तू मुझे अपना बाप मत समझ, तू मुझे अपना दोस्त समझ। बाप होल्डिंग कंपनी, वो क्या कह रहा है कि मुझे होल्डिंग कंपनी मत समझ, एसोसिएट समझ। बेटा भूल मत जाना, बाप बाप होता है, दोस्त दोस्त होता है। वो आपके सामने नाटक कर रहे हैं, आप कहते हो ठीक ठीक है पापा, कहते कल पार्टी वार्टी में क्या हुआ था? फिर कहते कुछ नहीं पापा, बर्थडे पार्टी थी ना तो केक काटा खाया और फिर उसके बाद सो गए थे हम। अरे बेटा बता दे, कोई बात नहीं, बता, दारू वारू कुछ बियर बियर कुछ तो की थी? नहीं नहीं पापा, अरे दोस्त समझ, मुझे पागल है क्या? ठीक है, थोड़ी बहुत तो पी होगी। अब कहते हाँ पापा थोड़ी सी ट्राई की थी, बस वही सुनना चाहते थे वो। अच्छा बेटा ट्राई की थी, और सिगरेट विगरेट? नहीं पापा नहीं, एक आधा कश तो मारा होगा। हाँ पापा थोड़ी सी ट्राई की थी। बेटा फ्लो में मत आ जाना, बेटा कोई गर्लफ्रेंड वगैरह भी तो होगी क्लास में। हाँ पापा एक है तो सही, ट्राई कर रहा हूँ। बेटा बाप तुम्हारा बेड तैयार करके बैठा है, वो यही सुनना चाहता है तुम्हारे मुंह से। बाप कभी भी साथी नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त समझ के कहीं कुछ बक मत देना, पहले ही बता रहा हूं। हाँ, समझ में आ रहा है? और सेम ऐसे मम्मी भी बोल सकती है लड़कियों को कि बेटा आप सहेली समझ, कल एक्स्ट्रा क्लास थी क्या, वाकई में थी क्या? तो समझ के रखना बेटा, जो माँ होती है माँ ही होती है, दोस्त नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया है कि एसोसिएट एसोसिएट योगी, होल्डिंग वाला कंट्रोल आ गया तो वो होल्डिंग है। ये चीज समझ के रहना, तुम्हारे लिए सीख थी, बच के रहना, सावधान रहे, सतर्क रहे। आगे आ जाओ। तो टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंप्लीट। आगे आ जाओ। थर्ड कौन सी थी टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ? सी, टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ
लाइबिलिटी, लाइबिलिटी किसकी? लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो कितनी तरह की कंपनी होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जिसमें मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय शेयर और बाय गारंटी। इस बात का क्या मतलब हुआ? पहले इस बात का मतलब समझ लेते हैं। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या हुआ? आपके पास काफी पैसे हैं, आपने सोचा कि यार एक बिजनेस में पैसा लगाते हैं और मैक्सिमम मैं कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं? 50 लाख का। मैक्सिमम कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं? 50 लाख। इससे ज्यादा मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। तो आप कंपनी के पास गए और आपने कंपनी को कहा कि भैया मुझे भी मेंबर बना लो, मेरा पैसा भी लगा लो कंपनी में। कंपनी कहते हैं भाई कितने पैसा लगाना चाहते हो? कहते 50 लाख। कंपनी कहते हैं ठीक है। आप कंपनी को पैसा दोगे और कंपनी आपको क्या देगी? शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी आपको क्या इश्यू करेगी? शेयर सर्टिफिकेट। अच्छा, ये शेयर सर्टिफिकेट पे क्या लिखा होता होगा आपके अकॉर्डिंग? सबसे पहले कंपनी की डिटेल, हमारी कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ये सब बातें। उसके बाद शेयर्स की डिटेल, कितने शेयर, फेस वैल्यू क्या होगी, पेड अप वैल्यू क्या होगी, ये लिखा होता है। और फिर तीसरी डिटेल क्या होगी? शेयर होल्डर की डिटेल। ठीक है। तो इस शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि 10 रुपए का एक शेयर, 10 रुपए का एक शेयर। कितने शेयर? नंबर ऑफ शेयर, ये फेस वैल्यू है, यहां पर लिख देता हूं फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर 5 लाख। हम 5 लाख शेयर दे रहे हैं, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 लाख रुपए। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है? पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू कितनी है? ₹6 ईच। और ये सर्टिफिकेट आपने इसको दे दिया। ये क्या बन गया? शेयर होल्डर मेंबर, जो आपको बोलना है। इसने कहा कि सर एक मिनट, मैं कंपनी में 50 लाख रुपए लगाना चाहता हूं। इस कैलकुलेशन के हिसाब से कितने बन रहे हैं? 30 लाख। कितने पेड अप है? ₹6 पर शेयर। कितने शेयर है? 5 लाख। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ रहा है? 30। कहता है बिल्कुल सर, अभी आप हमें कितने दो? 30 लाख दे दो। आपको कितने लगाने हैं? 50 ना। अब ये समझो आपके 50 लाख लग गए। अब ये 50 लाख किसके हैं? कंपनी के हैं। अभी हमें इसमें से कितने दे दो? 30। 20 की जब जरूरत होगी तब मंगवा लेंगे। समझ में आया? आपको कितने लगाने हैं? 50 ना। तो ये समझो 50 हमारे हैं, हमारे हैं ना। तो इसमें से अभी हम 30 लेके जा रहे हैं, 20 की जब जरूरत होगी तब मंगवा लेंगे। ये एग्जांपल है। पॉइंट सब में आया? 5 लाख देंगे। 50, टोटल 50 लाख फेस वैल्यू है। 6 लाख रुपए, सॉरी 30 लाख रुपए पेड अप है, 20 लाख रुपए क्या अनपेड है। ये तो अकाउंट्स में आपने पढ़ा ही होगा। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जब जब पैसे की जरूरत होगी आपसे कॉल करके मंगवा लेंगे। हमारे हैं जी 50 लाख। अब ये समझो हमारे पैसे, हमारी अमानत आपके पास पड़ी है, जब जरूरत होगी तब ले जाएंगे। कहता है जी डन। ओके। क्या चीज? अभी पैसे की जरूरत नहीं है ना, फालतू में मंगवा के करेंगे क्या? और कहां इन्वेस्ट करोगे? क्या चीज? सेफर ऑप्शंस हैं। सेफर ऑप्शन, जितने भी सेफर ऑप्शन आपको मिलेंगे उस पर रिटर्न 5-6% से ज्यादा नहीं मिलेगी। कुछ तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बट अगर मेरी कंपनी के अंदर मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा तो आरओआई क्या आएगी? ज्यादा। आरओआई होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने आपसे 10 रुपए, 100 रुपया ले लिया, मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट ना करके अगर मैंने उसे बाहर इन्वेस्ट किया, 6% आएगा। 6% तो ये शेयर होल्डर खुद एफडी करवा के नहीं ले लेगा, हमें ज्यादा कमा के देने पड़ते हैं शेयर होल्डर को। जो शेयर होल्डर गालियां बहुत निकालते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कितना तो हम ही कमा लेंगे, तुमने फिर पैसा किस बात का ले रखा है? और तुमने पैसा लेके आगे ही लगाना था तो फिर मंगवाया क्यों? कंपनी में जरूरत हो तब मंगवाओ। पॉइंट सब में आ रहा है? एक चीज समझो बेटा, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपकी फाउंडेशन क्लियर हो गया, आप कहते हो पापा दोस्तों के साथ घूमने जाना है, बाप खुश है कि जा बेटा।
कहाँ घूमने जाना है? कि पापा मनाली घुमाता हूँ। आपके पापा कहते बेटा जा, कितने रुपए चाहिए? आप कहते पापा 30,000 रुपए लगेंगे, आना जाना खाना पीना और वहां पर रहना वहना सब आ जाएगा 30,000 रुपए। अब ये कहता है, पापा कहते 50,000 ले जा। पापा जी 50,000 लेके जाके क्या करूंगा? तो बेटा एक्स्ट्रा रख ले। तो एक्स्ट्रा भी 3-4 हजार रख लो, 50 का क्या करूंगा? समझ में आ रहा है? एक्स्ट्रा लेके जाने में क्या रिस्क है, बाई चांस चोरी हो गए तो। सेम ऐसे ही कंपनी उतना ही पैसा मांगती है जितना उसको रिक्वायर्ड हो। दिस इज कॉल्ड एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कीप द कैपिटल इंटैक्ट। ये वर्ड आपने पढ़ा होगा एफएम में, कीप द कैपिटल इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है जितनी रिक्वायर्ड हो, ना कम ना ज्यादा। कम होगी तो नुकसान, ज्यादा होगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती है, आरओआई आपकी कम हो जाएगी बेटा। और आरओआई कम हो गई तो शेयर प्राइस पे फर्क आएगा इसका। ये मैं क्या बोल रहा हूं ये सब में आएगा एफएम में, सीए इंटर में अगर पहुंचे तो। ठीक है, 5 लाख पे फेस वैल्यू पे मिलता है डिविडेंड। अगर डिविडेंड किसी कंपनी ने कह दिया हम 10% डिविडेंड देंगे, तो 10% किसका? फेस वैल्यू का 10%। हाँ मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए ना, तो एक रुपया डिविडेंड मिलेगा। एमआरएफ का नाम सुना आप लोगों ने? इंडियन कंपनी, लिस्टेड कंपनी है, इंडिया की कंपनी का सबसे महंगा शेयर उसी का ही है। आई थिंक लगभग 1.5 लाख के करीब दोबारा पहुंच चुका है। बीच में 2.25 लाख रुपए का एक शेयर हो गया था एमआरएफ का। मद्रास रबर फैक्ट्री टायर बनाती है जिसका आते ना, पता है? ठीक है। एक बंदे अखबार में एक दिन खबर आई, वैसे न्यूज में आई, मेरा दोस्त बड़ा खुश हो गया यार। बोला भाई जिसके पास एमआरएफ के शेयर है ना उसकी तो लॉटरी लग गई। मैं कहा कैसे? बोला कंपनी ने 1000% का डिविडेंड दिया है। 1000%। मैं तो 1000% ज्यादा है। बोला 1000% का मतलब पता है क्या कितना हो गया? मैं कितना हो गया? बोला 10 गुना। 1000% का मतलब कितना हो? 100% का मतलब 1 गुना। 1000% का कितना हो? 10 गुना। मैं तो कहां ज्यादा है? बोला 10 गुना। भाई अगर तेरे पास एक शेयर है, 1.5 लाख का शेयर था उस टाइम पे, 10 गुना कितना हो गया? 15 लाख का डिविडेंड में। तेरा दिमाग खराब है क्या बे? तेरे को सीए किसने बना दिया? डिविडेंड की परसेंटेज किस पे काउंट होती है? फेस वैल्यू पे। 10 रुपए फेस वैल्यू उसकी, तो 10 रुपए का 10 गुना कितना हुआ? 100 रुपया डिविडेंड। बोला अच्छा ऐसा है क्या? तो मैं तो सोच रहा था मैं शेयर खरीद लूं इसके। बताओ, उस कंपनी का शेयर प्राइस पहुंचा ही इतना इसलिए है, वो कभी डिविडेंड देती नहीं। डिविडेंड देती है तो ऐसे चिल्लर में ले ले, 2 रुपए पकड़ उठा ले बेटा उठा ले। ठीक है, वो सारा रिजर्व करके बैठी है। जितना पैसा कमाती है बिजनेस में रीयूज कर लेती, तभी तो उसका शेयर 2.25 लाख के करीब पहुंचा हुआ है। उसने कभी डिविडेंड दिया ही नहीं अच्छा खासा। ठीक है, ओके। तो इसने क्या कहा कि मुझे 50 लाख लगाने हैं, उन्होंने कहा 50 लाख हमारे हैं भाई, अब 30 हम लेके जा रहे हैं, 20 की जब जरूरत होगी तब ले जाएंगे, मंगवा लेंगे आपसे। ओके, क्या चीज? हाँ, अब दोबारा समझो बेटा, अगर मेरी कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि मेरी कंपनी 12% का रिटर्न देती है पूरे साल में, ठीक है? आपके पास जो पैसा पड़ा है अगर मैं वो आपसे पिक करूं, उठाऊं, तो मैं 12% कमा के दूंगा तुम्हें। एक हो कि मेरे बिजनेस में भी पैसे की जरूरत नहीं है, मैं आपसे पैसा उठा लूं और मैं कहां लगा दूं? एफडी करवा दूं, कहीं और इन्वेस्ट कर दूं, 6% की रिटर्न आई। शेयर होल्डर कितने की एक्सपेक्ट कर रहा है? 12% की। आपने कितने दिए? तो शेयर होल्डर क्या कहेगा? कहते भाई कम है। कहते कम नहीं है सर, ये हमने एफडी करवा रखी थी, वो तो मैं ही करवा लेता, तूने क्या करा? सही बात है ना? तो सामने वाले से पैसा तब लो जब उसका यूज हो, यूज नहीं है तो मत लो। सब में आ रहा है? हाँ। तो कंपनी इसलिए कॉल रखती है, जब जरूरत होगी तब मंगवा लेंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं मंगवाएंगे। मैं बता तो रहा हूं अभी आरओआई में और इसमें क्या डिफरेंस है वो पता लगेगा। आरओआई का बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, कभी भी। वैसे इसका शेड्यूल होता है, ऐसे नहीं होता कभी भी कि रात को तुम सो रहे हो और 1 बजे कंपनी का एसएमएस आता है, टिक 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 टिक, कल भाई साहब वो 20 लाख रुपए देना। भाई दिमाग खराब है, कहां से लाऊंगा सुबह सुबह 20 लाख रुपए? और कंपनी वाले कहते नहीं नहीं नहीं, सुबह सुबह देना पड़ेगा, नहीं तो शेयर फॉरफिट कर लेंगे। भाई तू पागल है क्या? 20 लाख रुपए जेब में लेके बैठा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा तो टाइम दोगे। तो ऐसे कंपनी का एक शेड्यूल बना होता है बेटा। पहली कॉल और दूसरी कॉल के बीच में कम से कम 3 महीने का गैप होना जरूरी होता है, और 1 साल के अंदर अंदर शेयर सारे फुली पेड अप हो जाने चाहिए। ये सेबी की रिक्वायरमेंट है बेटा। ठीक है, बट सेबी की रिक्वायरमेंट आपके सिलेबस में नहीं, ना फाउंडेशन में ना इंटर में, इसलिए मैं बता नहीं रहा था। आपने अकाउंट्स में तो पढ़ा ही हुआ है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो बस उसी के हिसाब से चलते जाओ बेटा। हाँ, कंपनी हमेशा डिविडेंड फेस वैल्यू पे देती है। कंपनी का कौन सा नुकसान है? डिविडेंड किसका है? कंपनी का थोड़ी होता है, शेयर होल्डर का होता है।
जो रिजर्व कमाया किसका है? शेयर होल्डर का है। कंपनी के कुछ पल्ले से थोड़ी जा रहा है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक बात है ना? डिविडेंड डिसीजन टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितना डिविडेंड देना है कितना नहीं देना है कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर उसे लगता है कि जो पैसा हमने कमाया है उसको कंपनी में रिकूप किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, तो वो डिविडेंड नहीं देते। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है जितना पैसा हमने कमाया है हमें उसका कंपनी में यूज नजर नहीं आ रहा, तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। सारी चीजें आएंगी, ये सीए इंटर में आ जाएगी, लॉ में अगर पहुंचे तो वहां पर सारी चीजें आएगी। डिविडेंड चैप्टर भी आएगा, चैप्टर नंबर 8 आएगा आपका, ठीक है, जिसमें सेक्शन 123 से लेकर सेक्शन 127 तक का सारे प्रोविजन डिविडेंड के। फिर राइट इश्यू का पॉइंट भी आएगा, बोनस का भी आएगा, सेक्शन 63 62 ये सारे आएंगे, करवाऊंगा। वहां पता लगेगा आपको रिजर्व के साथ क्या क्या होता है और क्यों होता है, वो भी बताऊंगा। पॉइंट सब में आ गया? चलो, अब मान लीजिए कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, कुछ दिनों बाद ये कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। अब बताओ वाइंडिंग अप के दौरान क्या होता है? कंपनी की सारी एसेट्स को बेचा जाएगा और क्रेडिटर्स को रीपे किया जाता है। ठीक बात है? ये क्रेडिटर्स है, इनको कंपनी से 10 करोड़ रुपए लेने थे। एसेट्स बिकी कंपनी की। अच्छा बताओ, कंपनी की तो सारी एसेट बिकेगी ना, इसलिए कहा जाता है कंपनी की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ऑल एसेट्स आर सोल्ड फॉर ₹4 करोड़। बताओ ये 4 करोड़ रुपए कौन ले जाएगा? क्रेडिटर। अब बताओ कितने पैसे रह गए? 6 करोड़ रह गए। रिमेनिंग 10 लेने थे, 4 की रिकवरी होगी, 6 करोड़ बच गए। अब ये किससे मांगेंगे पैसा? लाओ हमारा पैसा दो। लिक्विडेटर के थ्रू मांगते हैं इनसे पैसे, लाओ लाओ पैसा दो। मैं आपकी कंपनी को हमने 10 करोड़ रुपए दिए थे, कहता अच्छा, और आपकी कंपनी की एसेट बेच के सिर्फ 4 करोड़ की रिकवरी हुई, अच्छा 6 करोड़ हमारे बाकी हैं, कहता अच्छा आपको आपसे पैसा लेना। कहता बिल्कुल सर, मैक्सिमम कितना ले सकते हो इससे? 20 लाख। ये 20 लाख क्या है? अनपेड वैल्यू ऑन नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। जितने शेयर मेरे पास है, कितने शेयर है मेरे पास? 5 लाख। उसके ऊपर अनपेड वैल्यू कितनी है? 4 रुपए पर शेयर। तो मैक्सिमम इतने रुपए रिकवर कर सकते हो। ये कहता लाओ भैया, आपकी कंपनी ने हमसे पैसे ले रखे थे, 6 करोड़ अभी भी बाकी है। कहता ये लो गिन लो। अब वो क्रेडिटर ने गिने, कहते ये तो 20 लाख रुपए है भाई। कहता हाँ मैं इतने की लाइबल हूँ, बट सर आपके पास तो बंगला है, गाड़ी है। कहता फिर मेरे पास तो माँ भी है, इसका क्या करना है तेरे को? दीवार फिल्म का डायलॉग नहीं सुना? आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? वो कहता मेरे पास माँ है। ये कहता मेरे पास तो सब कुछ है भाई साहब, बट मैं कंपनी को मैक्सिमम कितना पैसा देने के लिए बाउंड हूँ? 20 लाख रुपए। इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा। मेरी प्रॉपर्टी की तरफ मत देख, ये पकड़ 20 लाख और जा, नहीं तो ये और छीन लूंगा। मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है बाय शेयर। मैंने 50 लाख के शेयर ले रखे थे, जिसमें से 30 दे रखे हैं कंपनी को, ये देखो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, 4 रुपए पर शेयर बाकी, ये पकड़ उठा और जा। तो इसे कहते हैं लाइबिलिटी का लिमिटेड होना बाय शेयर। मैंने मैक्सिमम 50 लाख का रिस्क लिया था, तो 50 का ही उठाऊंगा, 30 मैं कंपनी को दे चुका, 20 और दे दूंगा, इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा। अच्छा मान लो ये क्रेडिटर के 15 लाख रुपए बनते हो, तो ये 20 देगा शेयर होल्डर, 15 देगा, 15 ही दूंगा। मैक्सिमम लाइबिलिटी है भाई 20 लाख, मैक्सिमम। ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें? आज के लिए काफी है, टाइम हो गया ना? अभी इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ रहा है ना सबको? चलो अच्छी बात है। क्रेडिटर पैसा ही कंपनी के थ्रू मंगवाता है बेटा, लिक्विडेटर पॉइंट होता है इस केस में, तो लिक्विडेटर मंगवाते हैं।